हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में आप आशीष सर के कैप्सूल्स पाने वाले हैं पूरे डीएनए ब्लॉक के चैप्टर के। देखो, मैं आप सभी बच्चों को एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारा एक बंडल होता है जिसमें हम सबसे पहले वन शॉट देते हैं, फिर हम लोग आशीष सर के कैप्सूल्स वाली क्लास होती है और उसके बाद क्वेश्चंस वाली क्लास होती है। तो अगर आपने वन शॉट इस चैप्टर का 4.25 घंटे का नहीं देखा है तो इसमें आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये वो पीडीएफ है जो उस वन शॉट की है और इसी को मैं बहुत कम समय में वापस से एक बार आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि किसी को अगर 15 मिनट में रिवाइज करना हो तो उसकी हेल्प हो सके, है ना। तो आपको सभी को वन शॉट देख के रखना है। अगर नहीं भी देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, पहले उस वन शॉट को जाकर के देखें, फिर इस क्लास का आनंद उठाएं। अगर किसी बच्चे के पास नोट्स हैं या एक दूसरी डिवाइस है उसके पास में, लैपटॉप वगैरह कुछ, तो लैपटॉप में वो पीडीएफ ओपन कर सकता है, कान में हेडफोन लगा करके जो मैं बोल रहा हूँ उस पीडीएफ के अंदर देख सकता है और अच्छे से रिवाइज कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, आपके पास एक ही डिवाइस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यहाँ पर वो पीडीएफ लेकर के आया हूँ, मैं भी यहाँ से आपको बांटता रहूँगा, तो आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब बात करते हैं डीएनए ब्लॉक की, चलो बेटा, हाँ, तो जब बात करते हैं डीएनए ब्लॉक की, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो किसी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही डिसाइड होता है कि वो किस कक्षक का इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जा रहा है तो हम उसे डी ब्लॉक के सदस्य के रूप में जानते हैं, और अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जा रहा हो तो हम उसे एफ ब्लॉक का सदस्य कहते हैं। ये मोटी मोटी परिभाषा है। हाँ जी। अब सबसे पहले आपको सिखाया गया था कि तत्वों को ढूंढते कैसे, है ना। तो तत्वों को ढूंढने के लिए अपनी अपनी ट्रिक है। तत्वों को ढूंढने की डी ब्लॉक की ट्रिक यह है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एन का जो अधिकतम मान है आप उसे आवर्त के रूप में देखते हैं, और अगर आपको वर्ग देखना है तो 2 + n - 1 डी के इलेक्ट्रॉन। जब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की तो हमें बेहद खुशी है ये बताते हुए कि एफ ब्लॉक में जितनी भी सदस्य हैं उन सब का वर्ग 3 ही होता है। बस अगर बात करें आवर्त की, तो अगर नंबर 57 से 71 के बीच में है तो आवर्त छठा होगा, और अगर नंबर परमाणु क्रमांक 89 से 103 के बीच में है तो आवर्त सातवां होगा। तत्पश्चात अगर अपन आगे बढ़ें तो हमें ये जानने को मिलता है कि डी कक्षक के तत्वों का जब अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो उसमें 3D श्रेणी में, 4D श्रेणी में, 5D श्रेणी में और 6D श्रेणी में कुछ अपवाद थे। अब उन्हीं अपवादों को हमें याद करना है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आसान है, जो अपवाद है वही महत्वपूर्ण है और अपवाद ही हम सभी को याद होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। 3D के अंदर क्रोमियम आपका अपवाद है, ये है 3D5 4s1। कॉपर आपका अपवाद है 3D10 4s1। 4D में NbMo Ru RH Pd आग, ये आपके अपवाद हैं। Nb 4D4 5s1, Mo 4D5 5s1, Ru 4D7 5s1, RH 4D8 5s1, PD 4D10 5s0 और AG 4D10 5s1, ये सारे आपके 4D श्रेणी के अपवाद हैं। जब आप आते हैं 5D श्रेणी के अंदर, तो 5D श्रेणी में आपका La अपवाद है 5D1 6s2 4f0, प्लेटिनम आपका अपवाद है 5D10 6s0 4f14, और Au आपका अपवाद है 5D10 6s1 4f14। यहाँ पर आपको एक याद रखने वाली बात मैंने क्लास में बताई थी कि जो आपका La है अर्थात लेंथेनम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 4f से पहले 5D में चला गया, इसलिए ये एक अपवाद है। इसी प्रकार 6D श्रेणी के अंदर भी एक्टिनियम को अपन अपवाद के रूप में देखते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f में जाना चाहिए था पर वो कहाँ चला गया, 6D में चला गया। ठीक है, चलो इसे आपको दिमाग में रखना है। फिर आता है बच्चों कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संकरण तत्व वो होते हैं जिनके परमाणु या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 के अंदर डी कक्षक खाली पड़े रहें। अगर डी कक्षक पूरी तरह से भरे हुए हैं परमाणु वाली स्थिति में भी और +2 ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिति में भी, तो हम उन्हें संक्रमण तत्व के नाम से नहीं जानते हैं। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयूबी या सीएन, ये आपके नहीं कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों नहीं कहलाते मेरे भाई? क्योंकि इन सब में चाहे आप इनके तत्व वाली स्थिति देख लो या इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था देख लो, दोनों में ही इनका डी कक्षक पूरा भरा हुआ होता है, उनमें खालीपन नहीं होता है, इसलिए हम इनको संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो याद रखें जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयूबी या सीएन।
एक अच्छा सवाल यहाँ पे और बनने की गुंजाइश रहती है कि कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s1, तो इसका भी डी भरा हुआ है। फिर अपन इसको संक्रमण तत्व क्यों मानते हैं? क्योंकि शर्त के अनुसार चाहे परमाणु अवस्था में डी खाली हो या +2 वाली स्थिति में डी खाली हो, हम उनको मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर है परमाणु की स्थिति में तो इसका डी खाली नहीं है, पर +2 की स्थिति में इसका डी खाली है, तो हम इसको जो है संक्रमण तत्व की कैटेगरी में रख लेते हैं। अपवाद, चलो ठीक है, ये बात खत्म हो गई। डी खंड के तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति देखते हैं। यहाँ पे एक शानदार बात है कि अगर आप किसी भी ऑक्साइड का अम्लीय व्यवहार देखना चाह रहे हैं तो आपको तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, तत्व की विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीकरण अवस्था देखनी पड़ेगी। ऑक्सीकरण संख्या के अम्लीय व्यवहार सीधा सीधा समानुपाती होता है। मतलब जब ऑक्सीकरण संख्या कम रहेगी तो ऑक्साइड आपको क्षारीय प्राप्त होंगे, जैसे +2 +3 वाले क्षारीय होते हैं। बीच में रहेगी ऑक्सीकरण अवस्था जैसे कि +4, तो आपको उभयधर्मी ऑक्साइड प्राप्त होंगे। अगर ऑक्सीकरण अवस्था आपकी बढ़ जाती है, जैसे 5 6 +5 +6 +7 हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है वैसे वैसे अम्लीय ऑक्साइड होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऑक्सीकरण अवस्था कम है बेटा तो क्षारीय, बीच की है तो उभयधर्मी, और ऑक्सीकरण अवस्था अगर उच्च है तो अम्लीय। चलिए फटाफट से इनके दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्षारीय ऑक्साइड में MnO, CuO, FeO ये एग्जाम्पल हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड में MnO2, TiO2 ये एग्जाम्पल है। अम्लीय ऑक्साइड में CrO3, Mn2O7 ये एग्जाम्पल है। यहाँ कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में क्या है, जैसे आप देखें ZnO और Cr2O3 को, तो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +3 है, तो +2 +3 के हिसाब से क्षारीय होना चाहिए, पर ये होते हैं उभयधर्मी, तो ये एक अपवाद है कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में उभयधर्मी है। दूसरा, अगर आप V2O5 को देखते हैं तो V2O5 की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, +5 के हिसाब से इसे अम्लीय होना चाहिए, पर ये क्या है बेटा, ये आपका अम्लीय नहीं है, ये उभयधर्मी है। तो ये दो अपवाद जो है उसे भी आपको अच्छे से याद रखते हैं। अब इस पहली वाली स्लाइड को अपने सफलतापूर्वक रिवाइज कर लिया। परमाणु आकार की बात करते हैं। परमाणु आकार में ये देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में दो लोगों के बीच में जंग है, एक तो जैफ के बीच में और एक परिरक्षण प्रभाव के बीच में। स्टार्टिंग में क्या होता है, आकार घटता है क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं, तो नाभिक ज्यादा शक्तिशाली होता है परिरक्षण प्रभाव की तुलना में। तो नाभिक का जो जैफ है वो परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा होता है, तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक आप कह सकते हैं कि आकार घटता है। यहाँ पे एक अनोखा अपवाद है क्रोमियम और मैग्नीज का। मैग्नीज का आकार ज्यादा होता है क्रोमियम से, इसे अपन अनोखे अपवाद की कैटेगरी में डालते हैं। बीच में आकर के आयरन, कोबाल्ट, निकल, अगर इसमें अपन देखें तो आकार लगभग समान हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश बराबर हो जाते हैं। लास्ट में आकर के परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाता है क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा भर चुके होते हैं, तो उसके बाद में आपको ये देखने को मिलता है कि आकार बढ़ता है। तो इस क्रम को आपको याद रखना है कि पहले आकार घटेगा, फिर आकार लगभग बराबर हो जाएगा, फिर आकार बढ़ने लगेगा। कैप्सूल में एक बड़ा कैप्सूल देना चाहूंगा मैं आपको कि ये तो परमाणु देखे, अगर आप इनकी धंधों की स्थिति देखें, धंधों का मतलब होता है +2, आप सभी का +2 चेक करें, स्कैंडियम का +2, टाइटेनियम का +2, वी का +2, क्रोमियम का +2, तो उसमें आकार लेफ्ट टू राइट जाने पे हमेशा घटता हुआ ही दिखाई देगा। बस एक लास्ट में जिंक पर जब आप जाएंगे तो वहां पे आकार एकदम से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगली श्रेणी में भी ऐसा ही है कि आप Y से लेकर के TC तक आकार घट रहा है, फिर RUIH का आकार बराबर है और PD AG CD का आकार फिर बढ़ रहा है। कंसेप्ट वही है जो यहाँ पे अपन ने सीखा है। चलिए, इसमें एक बहुत जबरदस्त बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेंथेनाइड संकुचन नाम की एक चीज होती है। जैसे अगर आप 3D श्रेणी से 4D तक जाते हैं तो आकार बढ़ता है, वैसे बढ़ना भी चाहिए क्योंकि कोश बढ़ रहे हैं, पर हम ये देखते हैं कि जब हम 4D से 5D में जाते हैं तो आकार लगभग समान हो जाता है। अब सर ऐसा क्यों हो रहा है, समझिएगा। जब आप 3D से 4D में जाते हैं तो कोश बढ़ता है क्योंकि आकार बढ़ रहा होता है। जब आप 4D से 5D में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड श्रेणी के आने के कारण प्रवेश करते हैं F में। अब F में जो 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए हैं उनका काम था बाह्यतम कोश की नाभिक से रक्षा करना, जिसमें वो विफल हुए। क्यों विफल हुए, सिंपल सा रीजन है, F का जो परिरक्षण प्रभाव है प्यारे बच्चों वो बहुत ही बकवास होता है। तो F के बकवास परिरक्षण प्रभाव के कारण जब अपन 4D से 5D में आए तो F को बाह्यतम कोश की रक्षा करनी थी, वो नहीं कर पाया। नाभिक ने खींच करके आकार को छोटा कर दिया और इसलिए 4D 5D श्रेणी का आकार जो है वो लगभग बराबर होता है, क्योंकि F14 का परिरक्षण सबसे दुर्बल है। इसे अपन लेंथेनाइड संकुचन के नाम से भी जानते हैं। तो बस एक बात का ध्यान रखें कि जो सबसे पहला सेक्शन है, मतलब मैं बात कर रहा हूं वर्ग 3 की, SC, Y और LA, इसके अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो लेंथेनम है अभी उसके अंदर F ब्लॉक की एंट्री नहीं हुई है। लेंथेनम के ठीक बाद में जो तत्व आता है हाफनियम,
उस वाली श्रेणी में आप देखेंगे तो उस वर्ग में अर्थात चौथे वर्ग में टी, जेड और एच एफ, उसके अंदर आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि लेंथेनम के ठीक बाद में 14 एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। तो उसके बाद वही कंसेप्ट लगता है कि यहां से यहां तक आकार बढ़ रहा है, उसके बाद आकार लगभग समान बना हुआ है। इसको अपन ने वन शॉट में डिस्कस किया भी था बहुत डिटेल में। देखो बेटा, आयनन ऊर्जा जो है वो जैफ के समानुपाती होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर 3D से 4D में जाने पर जैफ कम हो रहा है तो आईपी भी कम होगा। परंतु आपको पता है कि 4D से 5D में जाने पर एकदम से क्या हुआ, बहुत मजा आ गया, एकदम से एफ के दुर्बल परिरक्षण के कारण जैफ बहुत तेजी से बढ़ गया, और जैफ के बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने के कारण आईपी भी बढ़ जाएगा। तो 3D से 4D तक जाने पर आईपी कम होता है लॉजिक के अकॉर्डिंग, बट 4D से जैसे ही आप 5D में जाते हो आपके एफ के परिरक्षण प्रभाव के कमजोर होने के कारण, जेफ के बढ़ने के कारण आईपी भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। तो ये लेंथेनाइट संकुचन के कुछ हमें अच्छे खासे अनुप्रयोग जो है वो प्यारे बच्चों यहां पे देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आयनन ऊर्जा क्या है? डी खंड के तत्वों के आयनन ऊर्जा का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। घनत्व की बात करें तो घनत्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लास्ट में जिंक का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि जिंक का आयतन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो घनत्व को कम कर देता है। ऊपर से नीचे आने पर, यहां से यहां जाने पर द्रव्यमान बढ़ता है तो आपका घनत्व भी बढ़ता है। यहां से यहां जाने पर 4D से 5D में जाने पर क्या हुआ, 4D से 5D पर तक जाने में आपका घनत्व दुगना हो गया। क्यों? क्योंकि आयतन तो उतना ही था, आकार दुगना हो गया। तो ये कंसेप्ट थी जो हमने बहुत सुंदर तरीके से कवर किए। ऑक्सीजन संख्याओं की बात करें तो अगर अपन लेफ्ट से जाएंगे तो ऑक्सीजन संख्या, परिवर्ती ऑक्सीजन संख्याएं दिखाने का जो प्रक्रम है वो बढ़ता जाएगा, बीच में आके मैक्सिमम हो जाता है। मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। कारण क्या है उसके पीछे? अति सुंदर कारण कि डी के अंदर जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ऑक्सीजन अवस्थाएं ज्यादा दिखाएगा। स्कैंडियम +2 नहीं दिखाता, बाकी सभी +2 दिखा देते हैं। स्कैंडियम दिखाता है केवल +3। तो ऐसे कौन से दो तत्व हैं जो परिवर्ती अवस्थाएं नहीं दिखाते? तो स्कैंडियम और जिंक उनके अंदर से एक है। उसके बाद क्रोमियम +6 दिखा सकता है, मैग्नीज +5 +7 दिखा सकता है, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +4 दिखा सकता है। ऑक्सीजन के साथ में ये अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जैसे OSO4 में OS का +8, RuO4 में Ru का +8। बेटा शून्य और ऋणात्मक भी संभव है। शून्य होता है NiCO4 में, ऋणात्मक होता है MnCO5 -1 में। एक और बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि D0, D5 और D10 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज्यादा स्थायी होते हैं। डी खंड के तत्वों का जो अपचायक गुण है वो SRP के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मिश्र धातु होती है दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, अगर बराबर आकार है तो एक दूसरे को रिप्लेस करके आ जाती हैं। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापनीय मिश्र धातु। प्यारे बच्चों, एक धातु में अगर अमलगम डाल दोगे तो उसे एक धातु में अगर आप मरकरी डाल दोगे तो जो मिश्र धातु बनेगी वो है आपकी अमलगम। प्यारे बच्चों, आयरन और प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाते हैं, क्योंकि आयरन और प्लेटिनम का आकार जो है वो मरकरी से भिन्न है, तो वो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाते। बच्चों, ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। ब्रास मतलब पीतल, ब्रॉन्ज मतलब कांसा, उसमें कॉपर और टिन होता है। गन मेटल में कॉपर, जिंक और टिन होता है, टिन मतलब Sn। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, इसमें कॉपर, जिंक और निकेल होता है। ये अपन ने सक्सेसफुली अगली स्लाइड को भी रिवाइज किया। इनके बहुत अच्छे उत्प्रेरणी गुण होते हैं, किनके? डी कक्षक के यौगिकों के या खुद डी कक्षक के तत्वों के भी। असंतप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण में निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम आपके उत्प्रेरक हैं। HNO3 के निर्माण की ऑसवर्ल्ड विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक है। क्लोरीन के निर्माण की डेकन विधि में CuCl2 उत्प्रेरक है। बहुलकीकरण में TiCl4 Al-R3 उत्प्रेरक है। अमोनिया के निर्माण में आयरन है। एडम उत्प्रेरक में Pt और PtO है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये उत्प्रेरक आपके अभिक्रिया के अभिकारक के साथ मिलकर एक माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। ये डी ब्लॉक का रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और F ब्लॉक के रिवीजन पे चलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन N-2 में प्रवेश कर रहा है, N-2 F में प्रवेश कर रहा है, तो हम उसे F ब्लॉक का सदस्य कहते हैं। 57 से 71 के बीच में आपको वो सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद के रूप में दिखाई देंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन 5D में जा रहा हो। तो CE अपवाद है, GD अपवाद है, LU अपवाद है, क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन 5D में। CE होता है 4f1 5d1 6s2, GD होता है 4f7 5d1 6s2, LU होता है 4f14 5d1 6s2। 90 से 103 में TH, PA, U, NP और LR ये सभी आपके अपवाद हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन 6D में जा रहा है। आप देखिए 5f0 6d2 7s2 TH का होता है। TH के बारे में एक विशेष बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन F में नहीं जा रहा, आप देख सकते हैं 5f0, फिर भी इसको अपन ने F ब्लॉक का सदस्य बोला है, क्योंकि जब ये +3 ऑक्सीजन अवस्था में आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन F में जाएगा।
Pa 5F2 6D1 7S2, U 5F3 6D1 7S2, NP 5F4 6D1 7S2, LR 5F14 6D1 7S2। ये सारे आपके क्या हैं बेटा, ये सारे आपके अपवाद हैं। चलिए परमाणु आकार पे आते हैं। परमाणु आकार के बारे में यही कहूंगा कि लेफ्ट से राइट में आने पर आकार घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि F का परिलक्षण प्रभाव महाघटिया महादुर्बल, तो जब आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आकार घटता है। बस यहाँ पे एक अपवाद आता है SM और EU के बीच में, EU का आकार एकदम से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि EU में होता है 4F7, 4F7 में FF अतिव्यापन नहीं हो पाता, तो धात्विक बंध कमजोर बनता है, तो धात्विक त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी आती है ना बच्चा। तो आकार का जब आप ग्राफ बनाएंगे आकार आपको घटता हुआ ही मिलेगा, बस एक EU जो है वो आपको अपवाद के रूप में दिखाई देगा। हाँ, अगर आपने इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में चेक किया तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आपको कोई अपवाद नहीं मिलेगा, आकार लेफ्ट राइट घटेगा 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 घटेगा। आकार घटता है तो क्षारीय गुण भी घटता है, तो La एक अच्छा क्षार है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे क्षारीय गुण कम होता जाएगा। अगर अपन IP की बात करें वही कंसेप्ट है, आप 3D से 4D में जा रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए, जैव घटना चाहिए और आपका IP घटना चाहिए, घटता है। पर जब आप 4D से 5D में जाते हैं तो F के दुर्बल परिरक्षण के कारण वही लेंथेनाइट संकुचन जैव बढ़ जाता है, तो IP भी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चा, ये आपका F ब्लॉक भी रिवाइज हुआ। उसके बाद F ब्लॉक की ऑक्सीकरण अवस्था है, इनकी सामान्य और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है +3। हालांकि अगर इनके F पूरे भरे हों, आधे खाली हों या फिर पूरे खाली हों तो ये +2 +4 भी दिखा देते हैं, पर +2 +4 इनमें स्थायी नहीं है, इसलिए अगर ये +4 में है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +3 में जाते हैं और खुद बनते हैं अच्छे ऑक्सीकारक, और अगर +2 में है तो इलेक्ट्रॉन का दान करके +3 में जाते हैं, बनते हैं अच्छे अपचायक। सीने पर नदियां तगड़ी, ये सारे CE PR ND TB DY ये सभी +4 दिखाते हैं, Y भी आपका +2 दिखाता है। ध्यान रखें कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइडों की जो है वो एक्टिनाइड की तुलना में एक्टिनाइड अधिक दिखाते हैं, तो लेंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड अधिक ऑक्सीजन अवस्था दिखाते हैं, क्योंकि उनमें 5F 6D और 7S में ज्यादा गैप एनर्जी का नहीं होता है। अगर F में इलेक्ट्रॉन खाली हैं या पूरे भरे हुए हैं तो रंगहीन होगा, अगर F में इलेक्ट्रॉन 1 से 13 के बीच में है तो रंगीन होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी इस प्रकार के दिए गए हैं। इनकी अभिक्रियाओं की बात करें तो ये अभिक्रियाएं करते हैं बिल्कुल क्षार मृदा धातुओं जैसी, जल से मिलकर के OH होल थ्राइस, HCl से मिलकर Cl3 जुड़ जाएगा, O2 के साथ में Ln2O3 बन जाएगा, S के साथ में Ln2S3 बन जाएगा, N2 के साथ में Ln और कार्बन के साथ में LnC2 बन जाएगा। क्षार मृदा धातुओं से इनकी ऊर्जाएं, इनकी अभिक्रिया इसलिए मिलती है क्योंकि दोनों की आयनन ऊर्जा बराबर है। प्रसिद्ध मिश्र धातु इनकी है मिश मेटल, जिसमें लेंथेनाइड 95%, आयरन आपका 5%, और ये बुलेट लाइटर बनाने में काम आता है। इसमें थोड़ी मात्रा कार्बन सल्फर कैल्शियम की भी मिलाई जाती है। पेट्रोलियम के भंजन में इनके मिश्रित ऑक्साइडों का प्रयोग होता है। इनके ऑक्साइडों का प्रयोग टीवी स्क्रीन में स्फुर दीप्ति के अंदर भी किया जाता है। अगर अपन डी खंड के महत्वपूर्ण यौगिकों की बात करें तो पोटेशियम परमैग्नेट है, MnO4- को बोलते हैं परमैग्नेट आयन, और MnO4 को बोलते हैं मैग्नेट आयन। इसके निर्माण की विधि है पाइरोलुसाइड, पाइरोलुसाइड होता है आपका MnO2। आप MnO2 की क्रिया स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर आप MnO2 की क्रिया KOH और K2CO3 से कराते हैं, साथ में आप एक ऑक्सीकारक लेते हैं, तो सबसे पहले बनेगा K2MnO4, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट। फिर ये पोटेशियम मैग्नेट अगले स्टेप में आपके एसिड से H+ से क्रिया करेगा, विषमानुपातन अभिक्रिया होगी और K2MnO4 से बनेगा KMnO4 और MnO2। फिर ये जो आपका बना है ये यहाँ पर KMnO4 ये आपका उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। विद्युतीय ऑक्सीकरण भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास K2MnO4 है, आप इसका विद्युतीय ऑक्सीकरण कीजिए। K2MnO4 में से जो MnO4 है वो एनोड पे जाकर के इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और आपका जो मैग्नेट आयन है वो परमैग्नेट आयन में बदल जाएगा। ऑक्सीकरण कारकों द्वारा ऑक्सीकरण भी आप कर सकते हैं। अगर आप K2MnO4 का ऑक्सीकरण करेंगे तो आप KMnO4 में ले आ सकते हैं, उसके लिए आप Cl2 और O3 का प्रयोग कर सकते हैं। मोटी मोटी बात याद रखना, MnO4 से अगर आप MnO4 में चले गए, मैग्नेट आयन से अगर आप परमैग्नेट में चले गए, आपका काम हो जाएगा, प्रिपरेशन कंप्लीट। गुण की बात करें तो ठंडे जल में नहीं घुलता है, कम घुलता है, गर्म जल में अच्छा घुलता है। तनु विलयन में इसका रंग गुलाबी है, किसका? KMnO4 की बात चल रही है, पोटेशियम परमैग्नेट की जो है हम बात कर रहे हैं। तनु विलयन में इसका रंग गुलाबी, सांद्र में जामुनी और ठोस में इसका काला रंग होता है। यहां तक की कहानी में मजा आया? आगे देखो ऊष्मा का प्रभाव। अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये K2MnO4 MnO2 और O2 में बदल जाएगा। ऑक्सीकारक गुण, ये K2Cr2O7 से प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम तीनों में ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। आप तीनों रिएक्शंस को एक बार दिमाग में रखना कि MnO4- 8H+ के साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के Mn2+ और 4 जल बनाता है। ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया है। MnO4- OH- के साथ इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के MnO4 बनाता है, ये क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया है। और उदासीन के अंदर MnO4- जल से मिलकर के, एक जल से मिलकर के 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के MnO2 ब्लैक बनाता है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे क्षार भी बनता है साथ में।
जब आप दूसरी अभिक्रिया देखेंगे KMnO4 प्लस H2O से बन रहा है MnO2 प्लस KOH प्लस O, तो KOH क्षार बनता है, इसलिए उदासीन के साथ साथ हम दुर्बल क्षारीय भी शब्द यहाँ पे काम में लेते हैं। एक बड़ा कैप्सूल है कि KMnO4 और K2Cr2O7 को अम्लीकृत करने के लिए आपको H2SO4 का ही प्रयोग करना है। आप किसी और अम्ल जैसे कि HCl, HBr, HI का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद अपचायक की तरह काम करते हैं, और अगर आपने HNO3 ले लिया तो वो खुद ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। वन शॉट में बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में बात की है। इसकी रिएक्शंस बहुत सिंपल है। देखो बेटा, यहीं पे मैं दो रिएक्शन साथ में करवा रहा हूं, आप KMnO4 और H+ की रिएक्शन देख लें, या K2Cr2O7 और H2SO4, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में आप या तो KMnO4 यूज कर लें अम्लीय माध्यम में, या फिर आप K2Cr2O7 जो भी आप रिवाइज करोगे उसको यूज कर लो। सेम रिएक्शन होती है, I- से I2 बनेगा, HX से X2 बनेगा, F2+ से F3+ बनेगा, SN2+ से SN4+ बनेगा, SO3 से SO4 बनेगा, NO2- से NO3- बनेगा, H2S से S बनेगा, SO2 से SO2 बने, SO4 बनेगा। इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया कंप्लीट होगी। सभी में ये एक ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, मतलब सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा रहा है। कैसा जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं अपन, है ना। ये रिवीजन का मजा उसी को आ सकता है जिसने पहले कर रखा है पूरा वन शॉट। तो KMnO4 का उदासीन दुर्बल क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण प्रभाव, आप अगर Ki लेते हैं या I- भी लेते हैं तो KMnO4 से जल के साथ अभिक्रिया करके ये KiO3 या फिर IO3- आयन बनाता है, साथ में MnO2 बाहर निकलता है। ये भी ऑक्सीकरण की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए अब K2Cr2O7 की बात करते हैं। K2Cr2O7 आपका कहलाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ध्यान से समझें, CrO4- आपका है क्रोमेट आयन जो येलो रंग का होता है, और Cr2O7 है डाइक्रोमेट आयन जो ऑरेंज रंग का होता है। अगर आपको क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जाना है तो आप अम्लीय माध्यम में काम में लेंगे, और अगर आपको डाइक्रोमेट से क्रोमेट में जाना है तो फिर आप क्षारीय माध्यम काम में लेंगे बॉस। अब इसका निर्माण कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट है कि क्रोमाइट आयस से अर्थात Fe2.Cr2O3 से अपन इसका निर्माण करते हैं। स्टेप फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम क्रोमेट का निर्माण किया जाता है, जो आपका FeCr2O4 है, इसकी अभिक्रिया Na2CO3 और O2 से कराते हैं, तो हमें Na2CrO4 प्राप्त होता है, जो कि है क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। साथ में बनता है Fe2O3 और CO2। अगले स्टेप में इस सोडियम क्रोमेट में हम एसिड मिलाते हैं H2SO4, और उससे बनता है सोडियम डाइक्रोमेट अर्थात Na2Cr2O7। साथ में बनता है NaSO4, जो NaSO4.10H2O के साथ मिलकर के क्रिस्टलन के जल के रूप में बाहर हो जाता है। तीसरे स्टेप में इस Na2Cr2O7 की अभिक्रिया हम KCl से करा देते हैं, तो बन जाता है K2Cr2O7, और ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में सामने आता है। यहां पे किसी किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर आप Na2CO3 की जगह K2CO3 काम में लेते तो एक स्टेप बच जाता, पर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड स्टेप में बनेगा K2SO4, और K2SO4 को अलग नहीं किया जा सकता, तो अशुद्धि के रूप में वो मिला रहेगा। जबकि यहां पे बना था Na2SO4 जो .10H2O के साथ अलग हो गया था। यही बात यहां पे लैंग्वेज में इस स्लाइड में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसका गुण क्या है, ऊष्मा के प्रभाव में K2Cr2O7 जो है गर्म होने पे K2CrO4, Cr2O3 और O2 देता है। अगर आप इसकी अभिक्रिया H2O2 से कराते हैं तो अम्लीय माध्यम में नीले रंग का पदार्थ CrO5 बनता है। तो आप K2Cr2O7 ले लो, परऑक्साइड ले लो H2O2, साथ में H2SO4 ले लो, आपको K2SO4, CrO5 और H2O प्राप्त होगा। CrO5 जो है वो नीले रंग का पदार्थ है, तितली बनूं उड़ती फिरूं ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, परऑक्साइड का मतलब होता है -1। आप अगर CrO5 को कुछ समय तक पटक दोगे तो वो Cr2O3 में बदल जाता है, उसका कलर उड़ जाता है। इससे बचाने के लिए हम तीतर नहीं ईथर का प्रयोग करते हैं। ईथर इसके Cr को इलेक्ट्रॉन देके खुश रखता है ताकि वो अपने रूप को ना बदले। K2Cr2O7 क्षारीय माध्यम में K3CrO8 में बदल जाता है। तो K2Cr2O7 को अगर आपने परऑक्साइड दिया और क्षारीय माध्यम OH- दिया तो ये K3CrO8 में बदल जाएगा, जो दिखने में एक यौगिक है, उपसंयोजी यौगिक K3 गुरु कोष्टक के अंदर CrO2 4। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसके अंदर आपको क्लोराइड लवण का परीक्षण करना होता है, Cl- के लिए होता है ये टेस्ट। आपको इसमें ऐड करना है H2Cl। आपके पास जो सॉल्ट है, आपको Cl का जो सॉल्ट दिया गया है उसके अंदर आपको ऐड करना है H2SO4 और K2Cr2O7। एक लाल भूरे रंग की वाष्प बनती है CrO2Cl2 अर्थात क्रोमिल क्लोराइड की। उस वाष्प को अगर आप NaOH से प्रवाहित करते हैं तो पीले रंग का विलयन बनता है Na2CrO4 का। उसके बाद उसमें अगर आप लेड एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Pb और एसिटिक अम्ल CH3COH को ऐड करते हैं तो येलो कलर की एक पीपीटी बनती है PbCrO4 की, और ऐसे आपका टेस्ट कंफर्म हो जाता है। जिसको याद होगा वो आंख बंद करके भी मेरी बात सुन के अपने दिमाग में पूरी इमेज जो है वो क्रिएट कर सकता है। इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि F- भी ये टेस्ट देता है, तो जब भी Cl- का टेस्ट करो F- को अलग रखना। Br- और I- को अगर आप टेस्ट देने के लिए काम में लेंगे तो वो Br2 और I2 बनाएगा।
सहसंयोजी Cl ये टेस्ट नहीं देते, इसीलिए HgCl2, AgCl, PbCl और CuCl2 में टेस्ट देखने को नहीं मिलता है। यह परीक्षण नमी की उपस्थिति में मत करना। जो लाल भूरे रंग की वाष्प बनी है CrO2Cl2 की, वो पानी के साथ मिलकर के H2CrO4 बना लेगी, आपका पूरा टेस्ट बर्बाद हो जाएगा। K2Cr2O7 का भी बहुत शानदार ऑक्सीकरण गुण होता है। ये भी अगर आप H2SO4 से क्रिया कराएंगे K2Cr2O7 की, तो K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस H2 और साथ में नवजात ऑक्सीजन देगा, जो ऑक्सीकरण करवा सकती है। आयनिक रूप में भी आप इसकी अभिक्रिया देख सकते हैं। Cr2O7 2 14H+ के साथ 6 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में मिलकर के 2Cr3+ और 7H2O बनाता है। खुद का जो है अपचयन कराता है, सामने वाले का ये ऑक्सीकरण कराता है। नोट में एक विशेष पॉइंट और है कि हम K2Cr2O7 को ऑक्सीकारक के रूप में काम में लेते हैं, जबकि Na2Cr2O7 को भी ले सकते हैं, बट हम Na2Cr2O7 को नहीं लेते क्योंकि ये जलग्राही होता है, ये जल को खींच लेता है। बस ये आपका पूरा का पूरा जो है एक चार्ट है जिसके अंदर आपकी पूरी प्रायोरिटी टेबल है। फटाफट से प्रायोरिटी टेबल को याद कर लेते हैं। अगर आपको डी ब्लॉक के बंदों को याद करना है, शक्ति वक्रजन वक्रमन फैको निकुंजन 4D श्रेणी या जर्रे नवाब मोहे तो रो रही पड़ी आग में कूद, अगली श्रेणी ला हफ्ता वर्णा रे ओए इधर पिटाई और होगी, है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। अगली श्रेणी अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में बोर हसमत धैर्य रख, ठीक है। उसके बाद डी कक्षक के जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं, उनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से बहुत सारे गुण आ जाते हैं, जैसे वो अनुचुंबकीय होते हैं, उनके यौगिक आयन रंगीन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उनमें मजबूत धात्विक बंध होता है, उनके गलनांक कुछ होते हैं, वो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दिखा सकते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वो अच्छे खासे उत्प्रेरक होते हैं। फिर अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिनमें एक सवाल ये था कि कॉपर 2+ जो है वो जलीय विलयन में स्थायी क्यों है, क्योंकि कॉपर 2+ की विलायकन ऊर्जा जो है वो आयनन ऊर्जा से ज़्यादा होती है। उसके बाद एफ ब्लॉक याद करना हो तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुझसे यूं लब हुआ, ऐसे आप याद कर सकते हो 57 से 71। उसके बाद वाला आपको याद करना है तो तगड़ा अपवाद उसमें तांगा है, तांगे पर उनसे नजरें पूरी मिली, आसमान चमका बिजली कड़की, एहसान फरामोश मोहब्बत नो लफड़ा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये हमने सारा का सारा सिस्टम इस तरह से याद किया। इसी के साथ ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब ये पाठ जो है ये उसी को समझ में आ सकता है जिसने पूरा वन शॉट देखा हो। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन भी बालकों ने पूरा वन शॉट देखा था उनको ये चालीसा का पाठ, डीएनएफ ब्लॉक की जो हमने चालीसा बनाई है, इसका पाठ आपको कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर सबके साथ में करना है। इसका सही प्रयोग बताऊं किस दिन करोगे, जब एग्ज़ाम आ रहे होंगे, तुम बस में जा रहे होगे, तुम किसी तांगे पर होगे, तुम पापा के साथ बैठ कर के एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे होगे। याद कर लेना मेरी ये बात कि जिस दिन तुम पापा के साथ बैठ कर के एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे होगे उस समय तुम्हारे पास मेरे बनाए हुए वन शॉट वाले नोट्स होने चाहिए। कान में हेडफोन के ऊपर मैंने जो ये बोला है अभी ये पूरा आप प्ले कर सकते हो और बस नोट्स को रिवाइज करते जाओ। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपका 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्पेशल क्लास कैसी लगी। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, नमस्कारम।